अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 या 164 किससे संबंधित है? सी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो वहाँ के मिनिस्टर थे सैथू बालाजी, उसको गवर्नर ने डिसमिस कर दिया है। ही वॉज इंडल्ज इन, उस पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। तो वहाँ के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर आर्बिट्रेरी नहीं हटा सकता क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन अलग है। गवर्नर के हाथ में किसी भी मिनिस्टर को हटाने की पावर नहीं है। ठीक है, अब ये बात लिखी कहाँ पर हुई है? आर्टिकल 164 में ये मेंशन है कि जो सीएम है और गवर्नर, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, और पहली बात कि जो गवर्नर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपॉइंट करने हैं तो उसमें उसे सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। विदाउट हिज एड एंड एडवाइस, उसकी सलाह और उसके परामर्श के बगैर वो अपॉइंट नहीं कर सकता। सेम विद कि उसको अगर कोई हटाना भी है तो विदाउट दी कंसिडरेशन और कंसल्टेशन ऑफ सीएम की कंसल्टेशन के बगैर गवर्नर आर्बिट्रेरी नहीं हटा सकता। तो आर्टिकल 164 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब अपॉइंट करेगा तो उसकी एड और एडवाइस लेगा। सीएम की, चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस मैटर करती है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम ये कहो कि सीएम अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर अपॉइंट करता है, तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर या नॉट सोलरली पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नर। गवर्नर के हैंड में टोटल पावर नहीं दी गई है, वो उसी को चूज करेगा जो मेजोरिटी में होगा, वो अपने आप नहीं कर सकता। ठीक है, कि जिसको वो चाहे उसको बना दे, ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो मेजोरिटी पार्टी में आएगा सीएम उसको बनाएगा, ऐसा नहीं कि जो जीता ही नहीं उसी को बना दिया। ठीक है, तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है। तो 164 जो है प्रोविजन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजन है, इसमें ये याद रखना। अब इसी से रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट तुमने वो शेड्यूल पढ़ा था ना, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था ना, कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में। तो 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है किसके बारे में? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें जो इसका सेक्शन 8 है, 8, 4, 6, ये जो सेक्शन है मेनली 8, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से डील करता है कि अगर तुम पे कोई क्रिमिनल चार्जेस है, पहले क्या होता था कि किसी पे अगर क्रिमिनल चार्जेस है, चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाता था। लेकिन अब अगर किसी पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और वो प्रूव भी हो जाते हैं तो उसे जाने नहीं दिया जाता इलेक्शन में, उसे टिकट भी नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने यहाँ पे देखा हो किसके बारे में था अभी रिसेंटली, वैसे तो उनका वो तो खुद एमपी है राहुल गांधी, लेकिन तुमने देखा कि सूरत हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि डिफेशन जो एंटी डेफेमेशन लॉ था, उसको उन्होंने कुछ मोदी जी के बारे में कुछ बोल दिया। ठीक है, एक स्टेटमेंट था कि ऑल द मोदीज आर थीफ। ठीक है, all the Modis are thief in this country and he was referring नीरव मोदी, और नीरव मोदी का जो भाई था उसे, and मोदी जी itself and the all the Modis। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन था इन द सूरत, उसने उनके खिलाफ केस कर दिया कि इन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया है। ठीक है, अब सूरत की जो कोर्ट थी उन्होंने उनके अगेंस्ट में रूलिंग दी कि हाँ आपने किया है, आपको उनको 2 साल की सजा दे दी थी। तो रातों रात लोकसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। सुना था तुमने? एमपी नहीं है आपको, ठीक है, ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीजें होती हैं, अगर क्रिमिनल चार्जेस किसी पे हैं और वो प्रूफ हो जा रहे हैं और उस पर रूलिंग भी आ गई या फिर चार्जेस भी लगे हुए हैं तो भी आपको पार कर देंगे कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमें क्या बताता है कि कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मेनली इलेक्शन से रिलेटेड है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा, आचार संहिता जो लगती है इलेक्शन से पहले वो कब लगेगी, किन किन सदस्यों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, वो सारी इस वाले एक्ट में दी गई है और ये 1951 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है,
तो इसके प्रोविजन याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? ये सारे करंट केस लिए, देखो ये चल रहा है तमिलनाडु से रिलेटेड। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में M.K. स्टालिन जो है वहां के, वो विरोध कर रहे हैं इसका कि सेंटर ऐसे नहीं कर सकते, गवर्नर की पावर डिमिनिश की जाए, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड है। अब महात्मा गांधी का ये जो चल रहा है, ये बेटा अभी एक आर्टिकल आया था, जो आर्टिकल्स होते हैं ना आपके द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, एक तो मेनली जो सोर्स रहता है हमारा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और कुछ भी ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मिल सकता है, अच्छा खासा हमें कंटेक्ट, TOI या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस के बारे में। तो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेशन जो है वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था हमारा, जो एक माना जाता है कि हमारे अफ्रीकन कंट्री से रिलेशन कब से ठीक है या कब से हम वहां से, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट जो है इंडिया के लिए दैट इज अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में हम यहाँ से मेडिसिन बेचते हैं, फूड बेचते हैं, सारी चीजें हम यहाँ से बेचते हैं, और वो हमारा एक तरह से अच्छा खासा मार्केट है, बिकॉज दैट इज पुअर कंट्री, ठीक है, दे कांट अफोर्ड, और हम उनको चीप ड्रग और सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, तुम्हें याद हो कि 1951 में, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, याद है ना। तो उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले ही वॉज स्टडिंग लॉ इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में वो लॉ कर रहे थे। और उसके बाद ही वेंट टू, उनको किसी ने केस के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया था, किसी केस के लिए गए थे। बट व्हेन ही सॉ के साउथ अफ्रीका में रंग भेद बहुत ज्यादा था, मतलब कलर के बेस पे वहां पे डिस्टिंक्शन था, कि जो वहाँ के ब्लैक लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, उन पे लॉज लगा रखे थे। उनको ये भी कहा जाता था कि इस पर्टिकुलर होटल में ये नहीं आ सकते, ऐसा कहा जाता था। और उनको एक और टाइमिंग दे रखी थी कि रात के इतने बजे के बाद, शायद 9 और 8 कुछ था, इतने बजे के बाद वो स्ट्रीट पे ना दिखाई दे जाए, गलियों में। तो ये चीजें थी। अब क्योंकि महात्मा गांधी इंडियन थे, तो हमारे साथ भी सेम यही हो रहा था, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी ने अपनी जो लॉ की पावर है वो यूज की, और वहां के लोगों को, सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था कि जो टैक्स उन्होंने लगाए थे उनपे वो। और एक और चीज की थी, वो तुम्हें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सा लगेगा, उन्होंने कहा था कि जो शादियां क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुई है वो शादियां अवैध घोषित कर दी जाए, और उन शादी के बाद जो बच्चे हुए हैं उनको भी अवैध घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे इनके लॉ थे। तुम्हें लगता है ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, इमेज बहुत अच्छी थी? नहीं, इनके लॉज भी ऐसे ऐसे थे कि दूसरों को परेशान करने वाले। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सारे जो लॉज हैं ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और फिर उन्होंने वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट करवाया, और दक्षिण अफ्रीकन पीपल जो है उनको भी उनका हक दिलाया, ठीक है, अधिकार उनको दिलाया। अब हूल दिवस कौन सी जनजाति से संबंधित है? तुमने संथाल रिबेलियन सुना है कभी, पढ़ा है? संथाल, ये जो संथाला है, कभी सुना है? कभी नहीं सुना? ऐसे भी नहीं सुना कभी कि हमारे यहाँ पे वो हुई है क्रांतियां? तो जनजाति जो क्रांति करती है उनके कुछ कुछ रिवोल्ट है, जैसे पई का रिवोल्ट है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट है, एक ये है मोपिल्ला रिवोल्ट है, या सन्यासी रिवोल्ट था। ये रिवोल्ट के बारे में कब पढ़ा है? ये 1857 से पहले के रिवोल्ट है, मतलब 1857 से पहले के जो आंदोलन है, ये संथाल रिबेलियन उनमें से है। तो संथाल कौन है बेटा? ये राजमहल हिल्स के आसपास, उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास कुछ कुछ हिल्स हैं। तो वहां पे एक राजमहल हिल्स है उड़ीसा में और झारखंड में, ये पार्ट है, ठीक है। उस पार्ट में संथाल नाम की एक जनजाति रहती है, ठीक है। वो जनजाति कैसी है तुम्हें पता है कि बहुत शाय रहती है जनजातियां, वो दूसरों से मिलती जुलती नहीं है, बाहर के एनवायरमेंट से मिलती जुलती नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने उनके फॉरेस्ट जो राइट्स थे वो लेने की कोशिश की थी उस समय। मीन्स के वो क्या कर रहे थे कि वहां पे एंटर कर रहे थे और उसको एक तरह से रिजर्व कर रहे थे वो सारी जमीन। लेकिन रिबेलियन क्या कह रहे थे, ये जो संथाला जनजाति है ये कह रही थी कि हमारा है ये घर, मतलब फॉरेस्ट जो है, ये जो जगह है ये हमारा घर है, मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते किसी भी चीज को। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो हुल दिवस ये उसकी इसमें मनाया जाता है मेमोरी में। 1855 से 1856,
चलो चलो ठीक है सेटल हो जाएगा वो, मेरे जाने के बाद मिल लेना। ठीक है चलो। तो हूल दिवस 1855 और 1856 के आसपास हुआ था ये, और ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो जमींदार थे उनके खिलाफ भी संथाल रिबेल हो गए थे। ठीक है, अब ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है ये याद रखना, पूछ लेते हैं। उड़ीसा, झारखंड, राजमहल हिल के आसपास का जो रीजन है ये वहां रहती है। ठीक है, जब इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगी किसी दिन तो तुम्हें हिल्स वगैरह पढ़ाऊंगी ना, माउंटेन्स हिमालयाज के, तो तब तुम लोगों को मैं बता दूंगी। अब नेक्स्ट देखो, महिला सम्मान, ये सेविंग सर्टिफिकेट। देखो सेविंग, मुझे ना तुम्हारा, या तो तुम लोग मुझे सलाह दो कि मैं टोटल इंग्लिश कर दूं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं लिखे जा रहे हैं, और बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो पूरा इंग्लिश कर दूं। कितने सीबीएसई वाले हैं? सीबीएसई, वो दोनों हिंदी से हैं। तो मिक्स ही रहने दो, ठीक है, अभी मिक्स ही रहने दो। चलो कोई, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये अभी वित्त मंत्रालय ने स्कीम चलाई है, और ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया था। अब ये है क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लो। इस बार जो हमारा बजट है 2023 का, जो अभी आया था 2023-2024 का, इसमें ये स्कीम निकाली गई थी। ठीक है, महिला सम्मान, जैसे पता चल रहा है ना, सेविंग लिखा हुआ है ना, सेविंग से ही पता चल रहा है, तो ये, हाँ, बचत के लिए। ठीक है, बट ये एक एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, विमेन और गर्ल्स उनकी सेविंग्स के लिए। क्या हुआ, मुझे भी बता दो, मतलब कितनी जरूरी बात है, कितनी जरूरी बात है, कितनी जरूरी बात है। अच्छा ये बताओ, ओजोन लेयर जो है ये डिप्लेट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, चलो बताओ। पॉल्यूशन में भी, पॉल्यूशन में सारी चीजों से नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, और उसमें से निकलता क्या है, गैस। गैस का नाम तो बताओ। फ्रिज मीथेन अगर वो करने लगे रिलीज, तो तुम घर में नहीं रह पाओगे बेटा, सफोकेशन हो जाएगी। मिथेन हम वो नहीं कर सकते, ब्रीदेबल नहीं है वो। तो कौन सी है? देखो अब मतलब ये हाल है, और पढ़ाया भी था और बताया भी था उस दिन। कौन सी निकलती है, कौन सी निकलती है ना पता। देखो ये याद रखना, अगर भूल गए तो एक नंबर गया तुम्हारा। और ये एक नंबर में भी पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए कौन सी जो गैसेज है वो जिम्मेदार है। तो सी का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। और ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो कौन 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 से हैं? ये अर्थ है, पहला जो है ये है ट्रोपोस्फेयर, पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है ये स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या है इसके बीच में? मीजोस्फेयर, और फिर क्या है उसके बाद, क्या है? थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर अपने आप में कोई लेयर नहीं है, ये सिर्फ जो स्ट्रेटोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है, इसके मिडिल का जो पार्ट है उसे मीजोस्फेयर कह देते हैं। और जो सबसे बाहर होता है वो इसके भी अबव, दैट इज एक्सोस्फेयर। अब जो जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम वाली, जितनी भी हमारी मौसम वाली घटनाएं होती हैं वो यहाँ होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। जैसे क्लाउड बनना है, हवा चल रही है, विंड वगैरह, वो इस वाली लेयर में होती है। और जो जेट वगैरह फ्लाई करते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, इसमें ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जेट वगैरह।
क्योंकि जेट्स के लिए क्लाउड वगैरह ये उससे ये ज्यादा हाइट पे करते हैं जो जेट्स होते हैं, ठीक है। मीसोस्फेयर और ये थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इसको वो भी कहते हैं आयनोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयंस और इन सब का वो रहता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में, और कितनी कितनी दूरी पर है ये 15 से 35 किलोमीटर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और है बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक तरह का एग्रीमेंट था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। आर सक्सेसफुल एलिमिनेटिंग अप टू 99% ऑफ, देखो पहले क्या हो रहा था, डिप्लेट हो रही थी ओजोन, तो अब हमारे लिए एक मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव चीज है कि ओजोन की लेयर का जो डिप्लेशन है वो अकॉर्डिंग टू दी मेट्रियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट कम हो गया है, मतलब डिप्लेट नहीं हो रही है, उतनी नहीं हो रही है, बट कंसर्न अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब तेजस, तेजस क्या है, तेजस जो है ये हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और इसने 7 साल पूरे कर लिए हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। ये एयरफोर्स में है, इट्स इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। वो प्लेन नहीं उड़ाते, उनके क्या होते हैं, जेट या एयरक्राफ्ट होते हैं छोटे छोटे हमला करने के लिए, है ना। तो ये है